हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप सबको पता होगा बायोलॉजी के सिलेबस के अंदर पहला टॉपिक है जीवधारियों का वर्गीकरण। मतलब जो अरिहंत की बुक है, आपने वो परचेज तो कर ली होगी और पढ़ना भी शुरू कर दिया होगा, बट फिर भी बुक पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। पढ़ते पढ़ते बोर भी हो जाते हैं और नींद भी आ जाती है और पता भी नहीं होता क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब इम्पोर्टेंट तो सब कुछ ही होता है, बट क्वेश्चंस कहाँ से आ सकता है, कहाँ से नहीं आने के चांसेस कम है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बुक रीडिंग में जो लोग बहुत अच्छे हैं वो डायरेक्ट बुक से भी पढ़ सकते हैं, बट जिनको थोड़ा ऐसा है कि बुक पढ़ना थोड़ा बोरियस सा लगता है तो पहले कोई वीडियोस देख ली फटाफट से, उसके बाद में बुक रीड कर लिया तो आई थिंक उनकी हेल्प हो जाए। इसलिए एक एक चैप्टर 30 to 40 मिनट्स में जो जो इम्पोर्टेंट होगा मैं इस वीडियो में कवर करवा दूंगी। आज हमने पहला टॉपिक लिया है। हो सकता है ये 1 आवर की वीडियो भी बन जाए, बट आप देखना ज़रूर, आपकी इससे बहुत हेल्प होगी। तो आज चलो स्टार्ट करते हैं। जीवधारियों का वर्गीकरण, है ना। मैंने इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है उसको अंडरलाइन किया है। आप चाहो तो अपने कॉपी में नोट 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 कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। जीवों को समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर वर्गीकरण की पद्धति में उचित स्थान देना वर्गीकरण कहलाता है। सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण 5 जगत वर्गीकरण है। अब सुनिए, जैसे कि हम लोग समानताओं और असमानताओं के आधार पर, जैसे छोटे बच्चों को भी अपन ब्लॉक्स दे देते हैं और गोले मतलब गोल मतलब बोल दे देते हैं, तो अपन उन सबको मिक्स करके बोलते हैं कि आप इनको अलग अलग कर दो, क्योंकि बच्चों को ऐसे ही पढ़ा सकते हैं। तो वो जो चौकोर वाले बॉक्स होते हैं उनको अलग करते हैं और जो राउंड वाली बोल होती है उनको अलग करते हैं। तो समानता और असमानता के आधार पर, वो आकार के आधार पर ही इनको अलग अलग करते हैं। ऐसे ही वर्गीकरण समानता और असमानता के आधार पर ही होता है। तो जीवों में कैसे वर्गीकरण हुआ होगा? तो जीवों में समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर 5 जगत में बांटा गया है ना। एक सेकेंड। 5 जगत में बांटा गया है ना। 5 जगत कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। तो 5 जगत मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया और एनिमेलिया हो गया, है ना। तो 5 जगत। तो ये किसने R.H. व्हीटेकर ने कोशिका संरचना की जटिलता, मतलब यूकेरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक होती है, आगे इनमें डिफरेंस बता दूंगी। पोषण विधेयक के प्रकार तथा स्रोत कैसे, जैसे स्वयंपोषी हो गया, परपोषी हो गया, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वयंपोषी हो गए, जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं वो परपोषी हो गए। शरीर संगठन की जटिलता की एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, तथा जीवन चक्र के प्रकार उत्पादक है या उपभोक्ता है। उत्पादक जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, वही मतलब जो अपना प्रोडक्ट खुद बनाते हैं, अपने लिए खाना खुद बनाते हैं, वो उत्पादक में हो गए। उपभोक्ता अपन लोग, जैसे अपन लोग डिपेंड रहते हैं, अपन अपना किचन वाला खाना तो खुद बनाते हैं, किचन में जो खाना बनाते हैं, बट वो चीज़ें आती कहाँ से? जैसे सब्जियां हो गई तो पेड़ पौधों से आएंगी, तभी अपन उन पर डिपेंड है ना। जैसे गेहूँ हो गया तो गेहूँ हम भी उनके पौधे फसल पे डिपेंड। तो मतलब हम उपभोक्ता की तरह हो गए यहाँ पे। आधार पर जीवों के 5 जगतों, तो जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया में विभाजित किया है, ठीक है। मोनेरा। तो मोनेरा के अंदर कौन से आते हैं? अविकसित केंद्रक युक्त सभी प्रोकैरियोटिक जीव जो होते हैं वो मोनेरा के अंदर आते हैं। और इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि पर्यावरण प्रदूषित को होने से बचाता है कौन? नीले हरे शैवाल। तो वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो मोनेरा में आते हैं, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले जीवाणु और नीले हरे शैवाल किस में आते हैं, तो मोनेरा जगत में आते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव रखे जाते हैं। आप चाहो तो, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप स्क्रीनशॉट क्लिक करके भी अपने नोट्स बना सकते हो। आई थिंक ये वीडियो क्लियर हो। फंजाई के अंदर ये एक कोशिकीय बहुकोशिकीय हो सकते हैं। पर्णहरित की अनुपस्थिति के कारण ये परपोषी होते हैं। अब फंजाई के अंदर कौन से जीव आते हैं जो परपोषी होते हैं? क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है? पर्णहरित, जैसे कि हरित लवक होता है पौधों में, तो इसकी अनुपस्थिति होती है, तो वो अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते हैं, वो डिपेंड रहते हैं
अ, और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, जैसे मोल्ड्स हो गया, मशरूम हो गया, पफ बूल हो गया, ब्रैकेट कवक हो गया, ये सब फंजाई जगत में आते हैं ना। और प्लांटी के अंदर इसके अंतर्गत बहुकोशिकीय पादप रखे गए हैं। इनकी कोशिकाओं में सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है ना। और ये स्थलीय भी हो सकते हैं, जलीय तथा स्वयंपोषी होते हैं। इसके अंदर प्लांटी जगत में अब आपसे पूछा जाए कौन कौन आते हैं, तो हरी, लाल तथा भूरी शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावर्त बीज और आवर्त बीजी पादप आते हैं। एनिमेलिया, एनिमेलिया में जो जीव जंतु आते हैं वो यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय होते हैं। इन्हें मेटाजोआ भी कहते हैं ना, मेटाजोआ भी कहते हैं। ये परपोषी जीव है। इस जगत में सर्वाधिक विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, आपको आपसे अगर कोई ये क्वेश्चन पूछे कि सर्वाधिक विभिन्नता कौन से जगत में पाई जाती है, तो वो एनिमिलिया जगत में पाई जाती है। और एनिमिलिया जगत में हाइड्रा, कीट, मछलियाँ, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी एनिमिलिया में आते हैं। एनिमिलिया में ही हम लोग आते हैं। ठीक है, मतलब मानव प्रजाति। अब देखिए ये टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो अभी तक हमने पढ़ा है उन पांचों को इकट्ठा करके बताया गया है। जैसे मोनेरा है, मोनेरा जगत की बात करते हैं तो इसके अंदर एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक तथा मुख्य कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। और इनमें गमन कैसा होता है, तो इनमें कसाबिकाएँ होती है। कसाबिकाओं के सहायता से ये गमन करते हैं। इनमें पोषण किस प्रकार का होता है, तो स्वयंपोषी होते हैं। जनन कैसा होता है, तो अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। सदस्य आर्किबैक्टीरिया, जीवाणु, नील हरित शैवाल, एक्सेट्रा, है ना। अब प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक आते हैं ना, और इनमें गमन नहीं होता, और अगर गमन होता भी है तो कसाबिकाओं की सहायता से होता है। ये स्वयंपोषी भी हो सकते हैं और परपोषी भी हो सकते हैं। ठीक है, इनमें वही अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। अब आपसे जो मैंने अंडरलाइन किया वो वाकई में इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है, मोनेरा में आने वाले जो जीव है वो कैसा जनन करते हैं, अलैंगिक जनन। वैसे ही प्रोटिस्टा को लेके भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्रोटिस्टा में आने वाले जो जीव है वो स्वयंपोषी होते हैं या परपोषी होते हैं। और प्रोटोजोआ कौन से जगत में आता है, प्रोटिस्टा में। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखनी ही है और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, कवक हो गया, कवक एक कोशिकीय यूकेरियोटिक होते हैं, है ना। और इसमें अलैंगिक व लैंगिक जनन होता है बीजाणुओं व युग्मकों के द्वारा। बाकी आप ये पढ़ लीजिएगा, अगर मैं सारा रीड आउट करने बैठी तो ये वीडियो लंबी से भी लंबी हो जाएगी। अब आप समझ सकते हो। प्लांटी जो है, प्लांटी के अंदर बहुकोशिकीय यूकेरियोट्स आते हैं। एनिमेलिया में बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक आते हैं ना। और एनिमेलिया के अंदर क्या होता है, स्पष्ट लैंगिक अंगों द्वारा लैंगिक जनन होता है। मतलब इससे पहले तक अलैंगिक व लैंगिक का जिक्र होता है जैसे प्लांटी में लिखा गया है, बट एनिमेलिया के अंदर लैंगिक जनन ही होता है, और लैंगिक जनन के लिए स्पष्ट लैंगिक अंग होते हैं। और इसके अंदर कौन आते हैं, समस्त जंतु, मतलब हम लोग भी। जगत मोनेरा की, मोनेरा शब्द जो है वो स्टेनियर व वान नील ने दिया था। तो आपसे कोई पूछ ले मोनेरा शब्द किसने दिया था, तो स्टेनियर व वान नील ने दिया था। ठीक है, और इसमें उपस्थित जीवों का शरीर एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक तथा मुख्य कोशिकांग अनुपस्थित कसाबिकाओं की सहायता से गमनशील होता है। प्रकाश संश्लेषण या अवशोषण द्वारा पोषण होता है तथा जनन अलैंगिक विखंडन द्वारा होता है। आपसे पूछ ले अलैंगिक जनन होता है तो कौन सी विधि से होता है, तो विखंडन विधि द्वारा होता है। ठीक है, और विकासीय स्थिति के आधार पर जीवाणुओं को दो प्रकार में बांटा गया है। दो प्रकार मतलब आर्किबैक्टीरिया में और वास्तविक बैक्टीरिया में। तो आर्किबैक्टीरिया जो होते हैं इनकी खोज जो है वोसे ने की थी, और इनको सजीव जीवाश्म भी कहते हैं। कोई आपसे पूछ ले लिविंग फॉसिल्स का दूसरा नाम, तो आर्किबैक्टीरिया है। ठीक है, और ये कहाँ देखने को मिलते हैं, जहाँ पर नमक की बहुत सारी सांद्रता हो, उच्च ताप हो, अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम हो, गंधक स्रोतों में जीवित रहते हैं ये। ठीक है, पशुओं के आमाशय में रहकर आहार नाल में सेलुलोज का पाचन करते हैं। आर्किबैक्टीरिया जो है वो पशुओं के आमाशय में रहकर आहार नाल में सेलुलोज का पाचन करते हैं। ठीक है, मिथेनोजन्स, ये अनॉक्सी श्वसन करते हैं, मतलब इनको ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
बाकी मेथेनोबैक्टीरियम CO2 व फॉर्म में कम से CH3 बनाते हैं। यह बायोगैस प्लांट या गोबर गैस में कार्बनिक पदार्थों का किण्वन करते हैं। ठीक है। हेलोफाइल्स में याद रखना है कि ये बैंगनी वर्णक युक्त झिल्ली के द्वारा सूर्य ऊर्जा को ग्रहण करके ATP बनाते हैं। थर्मोएसिडोफाइल्स जो होता है ये भी अनोक्सी श्वसनकारी होते हैं और ये रसायन संश्लेषण भी करते हैं। रसायन संश्लेषण 2S से सल्फर मिलता है, इसको रसायन संश्लेषण बोल सकते हैं। रसायन संश्लेषण के माध्यम से ये ऊर्जा का मतलब ऊर्जा प्राप्त करते हैं और वहाँ से ये अपने भोजन और बाकी सारा काम करते हैं। आगे अपन डिटेल में देखेंगे रसायन संश्लेषण क्या होता है। यू बैक्टीरिया, तो यू बैक्टीरिया की खोज जो है ल्यूवेनहोक ने की थी। एहरेनबर्ग ने इन्हें बैक्टीरिया नाम दिया था। अगर आपसे पूछे यू बैक्टीरिया की खोज किसने की थी तो ल्यूवेनहोक ने की थी और इसको नाम किसने दिया था तो एहरेनबर्ग ने दिया था। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं तो सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक लुई पास्चर को कहते हैं और लुई पास्चर एक वैज्ञानिक थे। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कौन किसे कहा जाता है। और जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है रॉबर्ट कोच को। जीवाणु जो होता है वो सबसे छोटा बहुत अति सूक्ष्म होते हैं। एक कोशिके होते हैं ना। आपसे कोई पूछे सबसे छोटा जीवाणु तो डायलिस्टर नीमोसिंटेस होता है, जबकि सबसे लंबा जीवाणु स्पाइरिलम लेडलो होता है। ओके, जीवाणुओं की विशेषताओं की बात करते हैं तो ये सबसे सरल तथा आद्य जीव है। यह प्राय एक कोशिके होते हैं जो स्वतंत्र रूप से या समूहों में रहते हैं। ये अति सूक्ष्म कोशिका के रूप में साधारणतया 2 से 10 माइक्रो तक व्यास वाले होते हैं। अब इसमें याद क्या रख रहे हैं, जीवाणु कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी होती है तथा वो काइटिन की बनी होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि जीवाणु कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है तो काइटिन की बनी होती है। और इसकी कोशिका जो होती है वो कणिकामय तथा रिक्तिका युक्त होती है। और कोशिका द्रव्य में राइबोसोम को स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं और इनमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, वास्तविक केंद्रक जिन कोशिकाओं में नहीं होता है उनको प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहा जाता है और प्रोकैरियोटिक जीव कहलाएंगे। ठीक है, वास्तविक केंद्र इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें केंद्र की झिल्ली नहीं होती। तो केंद्र की झिल्ली नहीं होती तो केंद्र को पैक करके कोई रखने वाला नहीं होता ना, क्योंकि केंद्र के ऊपर कोई झिल्ली ही नहीं है, कोई आवरण ही नहीं है, तो वो ऐसे ही घूमता रहता है। तो इसके कारण वो वास्तविक नहीं होता है। ठीक है, इनका आकार जो होता है वो मुख्यतः गोल, छड़ाकार या सर्पिलाकार होता है। इनमें सामान्यतः पर्णहरित मतलब जो क्लोरोफिल होता है वो नहीं होता है। ठीक है, और ये जीवाणु जो होते हैं वो स्वयंपोषी होते हैं। अब देख लेते हैं, जीवाणुओं को पादपी माना जाता है क्योंकि जीवाणु जो होते हैं उनको पादप की कैटेगरी में रखा जाता है। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इनके शरीर के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। इनके शरीर के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। तो जो पादप होते हैं उनमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है और इन जीवाणुओं में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ये एक तरह की सिमिलरिटी होगी। तो इस वजह से जीवाणु को पादप ही माना जाता है। ये अन्य पादपों के समान ही खाद्य पदार्थों को तरल रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे पादप है वो खाद्य पदार्थों को कैसे लेते हैं, तरल रूप में। जैसे उनको पानी की रिक्वायरमेंट हुई तो जड़ से लिया, पर पानी है किस में, तरल रूप में। तो ये जीवाणु भी ऐसे ही लेते हैं अपने खाद्य पदार्थों को। जैसे हम लोग तो सॉलिड खाते हैं ना, रोटी सब्जी खाते हैं ना, कचौरी पकौड़ी, तो फिर वो तरल थोड़ी हुआ। हम लोग कोई पानी और जूस पे थोड़ी डिपेंड है। तो बस बट ये जो जीवाणु होते हैं वो पादपों के समान ही खाद्य पदार्थों को तरल रूप में लेते हैं। ये दूसरी समानता हो गई। इनकी संरचना व जनन विधियां थेलोफाइटा के ही समान होती है। ठीक है, जीवाणुओं के रूप एवं आकृति, जीवों में ये सबसे छोटे और सरल जीव समझे हैं ना। और
आकार के आधार पर जीवाणु को 5 प्रकार में बांटा गया है। कोकाई या गोल, मतलब गोल आकार के जीवाणु होंगे उनको कोकाई या स्फेरिकल जीवाणु बोलेंगे, है ना। और ये एकल एक कोशिकीय मोटी परत बनाते हैं ना। और अगर एकल एक कोशिकीय मोटी परत बनाते हैं तो माइक्रोकोकाई कहलाते हैं। 2 समूह में होते हैं ये लोग तो डिप्लोकोकाई कहलाते हैं। और श्रृंखला में अगर हो ये तो स्ट्रेप्टोकोकाई कहलाते हैं, ठीक है। जबकि 4-4 के समूह बनाए तो टेट्राकोकाई होता है। और घन क्या आकार के होते हैं तो सारसीनी। और गुच्छे में रहे ये तो स्टेफाइलोकोकाई। आपको ये सब कोई नहीं पूछेगा, बट एक बार के लिए आपको पढ़ लेना चाहिए। उदाहरण के लिए सारसीना जो मनुष्य के आमाशय में रहते हैं, ठीक है, वो सारसीनी जैसे हमने बताया था कि जो घन के आकार के होते हैं उस कैटेगरी में आते हैं। और निमोनिया के जीवाणु डिप्लोकोकस न्यूमोनी आदि। आपसे पूछा जा सकता है कि जो निमोनिया, आई थिंक ये फीवर होता है, ये जो फीवर इंसानों में होता है निमोनिया, वो कौन से जीवाणु की वजह से होता है तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी की वजह से निमोनिया होता है। बेसिलस, बेसिलस आकार रोड के जैसा होता है, ठीक है। तो बेसिलाई जीवाणु जो होते हैं वो रोड के आकार के होते हैं। और स्पाइरेलाई जो होता है, स्पाइरेलाई नाम से ही पता चल रहा है स्प्रिंग जैसा, ठीक है, स्प्रिंग की तरह, सर्पिल या पेच की तरह होते हैं ये। और कोमा तो अपन लोग जब कुछ लिखते हैं तब भी यूज में आता है, तो सबको पता होगा कि कोमा कैसा होता है। तो कोमा के आकृति के जीवाणु होते हैं। याद रखने वाली चीज है कि हेजा का जीवाणु विब्रियो कोलेरी कोमा की कैटेगरी में आते हैं। आपसे पूछा जा सकता है विब्रियो कोलेरी किस का मतलब की आकृति कैसी होती है तो कोमा जैसी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है हेजा का जो जीवाणु है उसका क्या नाम है तो विब्रियो कोलेरी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक्टिनोमाइसीट्स, है ना, तो ये बहुत पतले होते हैं, शाखित होते हैं, सूत्राकार जीवाणु है, ठीक है। जीवाणु कोशिका की संरचना, तो जीवाणु कोशिका की संरचना की बात करते हैं तो ये अत्यंत सरल होती है इनकी संरचना। बाकी इनमें समस्त कोशिकीय संरचनाएं पूर्णतया विकसित नहीं होती है, ठीक है। इनमें जो कोशिकीय संरचनाएं हैं वो पूर्णतया विकसित नहीं होती है क्योंकि ये असीम केंद्रकीय या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। हमने जैसे पहले डिस्कस किया था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उसमें असीम केंद्र पाया जाता है, मतलब वास्तविक कुछ भी नहीं होता है। इस बस वही चीज इसमें कही गई है कि जो कोशिकीय संरचना है वो पूर्णतः विकसित नहीं है। और उसका रीजन ये है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में असीम केंद्र होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी तथा विभिन्न अभिरंजन विधियों के द्वारा अध्ययन करने पर जीवाणु कोशिका में कैसी संरचना देखी गई है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। कसाबिका, अब हमने जैसे बताया था कि जो कसाबिका आती है उसी के हेल्प से ये गमन कर सकते हैं, तो देख लो कसाबिका कैसी होती है, ठीक है। जीवाणुओं में फ्लेजेलिन नामक प्रोटीन से बनी कसाबिकाएं होती है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जीवाणुओं में जो कसाबिकाएं होती है वो किससे बनी होती है तो फ्लेजेलिन नामक प्रोटीन से बनी होती है। ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं में रोम अथवा फिमरी पाए जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे ग्राम ऋणात्मक जीवाणु क्या होते हैं और ग्राम धनात्मक जीवाणु क्या होते हैं, ठीक है। तो ग्राम ऋणात्मक जीवाणु जो होते हैं उनमें रोम या फिमरी पाया जाता है। और आप ये भी चीज याद रखने वाले हैं कि ग्राम धनात्मक जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है उसमें टिकोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। कोशिका भित्ति के अंदर जीव द्रव्य होता है जो फोस्फोलिपिड एवं प्रोटीन की बनी जीव द्रव्य कला से घिरा रहता है। जीव द्रव्य कला अंतर्वलित होकर मीजोसोम बनाती है, ठीक है। जीव द्रव्य कला अंतर्वलित होकर मीजोसोम बनाती है। और जीव द्रव्य कला में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तथा ऑक्सीय फॉस्फोरिलीकरण ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के एंजाइम पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र या पॉलीराइबोसोम के रूप में 70S प्रकार का राइबोसोम देखने को मिलता है, ठीक है।
और प्लाज्मिड जो केंद्र के डीएनए से जुड़ा होता है उसको एपिसोम कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो केंद्र के डीएनए होता है वो प्लाज्मिड से जुड़ने के बाद में उसका नाम क्या हो जाता है, तो उसको एपिसोम कहते हैं। जीवाणुओं का अभिरंजन, ये प्रैक्टिकल आपने 11th-12th क्लास में किया होगा लैब के अंदर, अगर टीचर्स ने करवाया होगा तो जीवाणुओं का अभिरंजन, तो जीवाणुओं को क्रिस्टल वॉयलेट या आयोडीन के घोल से अभिरंजन करने पर सभी बैंगनी हो जाते हैं, ठीक है। उसके पश्चात एसीटोन या अल्कोहल से धोकर साफ करने पर ग्राम धनात्मक जीवाणुओं में तो बैंगनी रंग बना रहता है, जबकि ग्राम ऋणात्मक जीवाणु रंगहीन हो जाते हैं। तो इससे अपन को ये चीज़ पता चल गई कि जो बैंगनी कलर के हुए हैं वो सब ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है, जबकि जो रंगहीन है वो ग्राम नेगेटिव हो गए, ठीक है। यहाँ पे ग्राम ऋणात्मक को ग्राम पॉजिटिव ही लिख दिया है, तो ये ग्राम नेगेटिव होगा। इसके पश्चात सेफ्रेनिन या कार्बोलफुक्सिन से अभिरंजन देने पर जो ग्राम धनात्मक जीवाणु बैंगनी ही रहते हैं ना, जबकि जो ग्राम ऋणात्मक होते हैं गुलाबी लाल रंग के हो जाते हैं। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले जीवाणुओं का एक सैंपल लिया, ठीक है, उसको अभिरंजित करवाया, है ना। तो सबसे पहले जो अभिरंजन करवाने पर जो ग्राम धनात्मक जीवाणु हुए होंगे ना वो बैंगनी कलर के हो जाते हैं, जबकि जो ग्राम ऋणात्मक है वो रंगहीन रहते हैं। उसके बाद में फिर से उनको सेफ्रेनिन और कार्बोलफुक्सिन से अभिरंजन करा। तो अभिरंजन करने पे क्या हुआ, जो ग्राम धनात्मक जो ऑलरेडी बैंगनी कलर के थे वो तो बैंगनी ही कलर के रहे, बट जो ग्राम ऋणात्मक थे वो गुलाबी लाल रंग ले लेते हैं, ठीक है। क्रिश्चियन ग्राम ने अभिरंजन क्रिया के आधार पर जीवाणुओं को दो समूह ग्राम धनात्मक व ग्राम ऋणात्मक में रखा था। इसी वजह से इनके नाम के पीछे जो ग्राम था ना वो ग्राम इनके आगे आ चुका है, ग्राम धनात्मक व ग्राम ऋणात्मक। तो आप याद रखना, ग्राम धनात्मक व ग्राम ऋणात्मक में किसने बांटा था, तो क्रिश्चियन ग्राम ने बांटा था। अब अंतर देख लेते हैं। तो ग्राम धनात्मक की जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी होती है, जबकि ग्राम ऋणात्मक में जो कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है। और कोशिका भित्ति में टिकोइक अम्ल उपस्थित होता है, और कोशिका भित्ति में ग्राम ऋणात्मक की कोशिका भित्ति में टिकोइक अम्ल नहीं होता है। देखो अंतर की बात की जाए तो ये सारे ही अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बात ये है कि ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, पेपर में। तो कहाँ से आपको कुछ पूछा जा सकता है, डिपेंड उस पर किया जा सकता है, उस पर करता है। तो कोशिका भित्ति कैसी होती है ये आपसे पूछा जा सकता है। अदरवाइज स्टेटमेंट टाइप बनाकर भी क्वेश्चंस डाले तो सारे अंतर में से 2-4 अंतर उठा के पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये चीज़ तो याद रखनी ही पड़ेगी। और आपसे ये तो पूछा ही जाएगा कि ग्राम धनात्मक जीवाणुओं में कौन कौन से आते हैं और ग्राम ऋणात्मक में कौन कौन से आते हैं, या उल्टा पूछ ले, जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे दो, पूछ ले ये ग्राम ऋणात्मक है या ग्राम धनात्मक है ना। जीवाणुओं में गति की बात करते हैं। तो जीवाणु जो होते हैं वो अचल होते हैं, ठीक है, मतलब उनमें गति नहीं होती है क्योंकि इनमें कसाबिकाई नहीं होती है, और जब कसाबिकाई नहीं होंगी तो ये काई से चलेंगे भैया, ठीक है। और अगर बाई चांस कुछ चलते भी हैं तो उसमें 1-2 कसाबिकाएं देखने को मिलती है, तो उन्हीं कसाबिक मतलब फ्लैजिला, उन फ्लैजिला के आधार पर इनको बांटा गया है। तो मोनोट्राइकस के अंदर विब्रियो जीवाणु आता है, वही विब्रियो जो अपन ने पढ़ा था कोमा की आकृति का, है ना। और एक सिरे पर केवल इनके क्या होता है कि एक सिरे पर केवल एक कसाबिक होता है। लोफोट्राइकस में क्या होता है, जिनके एक सिरे पर एक से अधिक कसाबिकाएं होते हैं, मतलब मोनोट्राइकस में क्या होता है एक सिरे पर केवल एक कसाबिक, लोफोट्राइकस में एक सिरे पर एक से ज्यादा कसाबिक, एम्फीट्राइकस में क्या होता है कि दोनों सिराओं पर एक एक कसाबिक देखने को मिलते हैं, पर पेरीट्राइकस में क्या होता है कि चारों ओर कसाबिकाएं होती है, ठीक है।
जीवाणुओं में पोषण, तो जीवाणुओं में पोषण दो प्रकार से होता है, स्वपोषित जीवाणु और परपोषित जीवाणु। जीवाणुओं की बहुत कम जातियां स्वपोषित होती है। कई प्रकार के जीवाणु कुछ रासायनिक क्रियाओं से ऊर्जा प्राप्त करके अथवा अन्य कुछ उच्च पौधों की तरह प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। मतलब जीवाणुओं की ज्यादातर जो भी जातियां हैं वो परपोषी ही होती है। कुछ एक होती हैं जो स्वपोषित होती है। स्वपोषित होंगी कैसे, या तो प्रकाश संश्लेषण की तरह कुछ हो उनके पास, या फिर और कुछ, जैसे कि देख लेते हैं। स्वपोषी जीवाणु प्रमुखतः दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश संश्लेषित, तो इनमें पर्णहरित के समान ही मैग्नीशियम के यौगिक देखने को मिलते हैं, जिनकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। और इनमें सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जबकि गंधक प्राप्त होता है। आपको पता होगा जब पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पढ़ी थी या पढ़ोगे, या आपको इतना तो बेसिक है, पता होगा ही। साइंस तो शुरू से पढ़ते आ रहे हो ना, 6th क्लास से। तो बस तो जब भी आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में क्या करते हैं, तो सबको पता है कि CO2 लेते हैं, O2 छोड़ते हैं। तो वो O2 क्या होता है, वो प्रकाश संश्लेषण में सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि यहाँ पे सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन नहीं मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे सल्फर मिलता है। मतलब जब पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करता है ना, उसके जैसा है ये, प्रकाश संश्लेषण ही नहीं मैं कह सकते इसको। समझ आई बात? वहां पे तो ऑक्सीजन मिलता है, यहाँ तो भाई साहब सल्फर मिलता है। तो फिर कहाँ से सिमिलरिटी बोल सकते हैं हम? बस जैसा बोल सकते हैं। जैसा का मतलब ये नहीं है कि प्रकाश संश्लेषण ही है। तो आप ध्यान कंफ्यूज मत हो ना, कहीं इसको प्रकाश संश्लेषण मत बोल देना। CO2 प्लस 2S से ये रिएक्शन करके ये हमें कार्बोहाइड्रेट CH2O मिल गया और 2S मिल गया। ठीक है, रसायन संश्लेषी। अब हमने पहला तो देख लिया जो प्रकाश संश्लेषण जैसा होगा। दूसरा हम देखते हैं कि जो रसायन संश्लेषी होते हैं वो भी स्वपोषी जीवाणु होते हैं। जैसे गंधक जीवाणु हो गया। गंधक जीवाणु क्या नाम, थायोथ्रिक्स थायोबैसिलस, नाम से ही पता चल रहा है कि सल्फर से लेना देना इनका तो है। और थायो का मतलब वही हो गया, सल्फर से लेना देना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड या खनिज सल्फाइड को गंधक के रूप में जो गंधक होता है उसमें ऑक्सीकृत कर देते हैं। तो ऑक्सीकृत करने की वजह से इनके जो ऊर्जा मिलती है उसी ऊर्जा का यूज करके ये अपना खाना बना लेते हैं। ये कुछ रिएक्शंस दी गई है, इसमें बताया गया है कि कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा इनको मिलती होगी। ऐसे ही कार्बन जीवाणु। कार्बन जीवाणु क्या करते हैं, वो कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीकृत करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब कार्बन जीवाणु है, कोई गलती से ये बोल दे भाई CO2 से, तो गड़बड़ होगी ना भाई, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीकृत करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन जीवाणु, तो हाइड्रोजन जीवाणु की बात करते हैं तो बैसिलस पेंटोट्रॉप्स जीवाणु आणविक हाइड्रोजन को जल में बदल देते हैं। बहुत बढ़िया बात है, पानी भी मिल गया और इनका काम भी हो गया। मीथेन जीवाणु जो होते हैं वो CH4 को ऑक्सीकृत कर देते हैं। लोहा जीवाणु, नाम से ही पता चल रहा है कि भाई लोहा का नाम आया तो आयरन तो आएंगे। तो ये फेरस यौगिकों को फेरिक यौगिकों में ऑक्सीकृत कर देता है। फेरस के अंदर Fe+2 आयन होता है, जबकि फेरिक के अंदर Fe+3 आयन होता है। नाइट्रिकारी जीवाणु जो होते हैं वो नाइट्रोजन का यूज करते हैं और उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नाइट्रोसोमोनास तथा नाइट्रोसोकोकस ये जीवाणुओं के नाम है। ये क्या करते हैं, अमोनिया को नाइट्राइट्स में ऑक्सीकृत करते हैं। और नाइट्रोबैक्टर तथा बैक्टोडर्मा जो है वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देते हैं। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कौन सा जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट्स में बदलेगा तथा कौन सा जीवाणु जो है वो नाइट्रोबैक्टर को बैक्टोडर्म मतलब नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलेगा। ठीक है, इसीलिए इसको इम्पॉर्टेंट भी लगाया है। तो जहाँ जहाँ इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ आपको मिल जाए उसको तो अपनी नोटबुक में नोट करना है और एग्जाम से पहले रिवाइज करके तो 101% जाना ही जाना है। परपोषित जीवाणु। जीवाणुओं की अधिकतर जातियां परपोषित होती है, जैसा कि आपको
अवगत होगा, पहले भी बता चुकी हूँ। मृतजीवी जीवाणु, मृतजीवी जीवाणु जो होते हैं ये एंजाइम उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जो भी कार्बनिक पदार्थ वगैरह हैं मृत जीवों के शरीर के सड़ने गलने पर, तो इन्हीं को खा खू के जिंदा रहते हैं ये लोग, है ना। ये क्या करते हैं, जो जटिल अविलेय कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको सरल व विलेय कार्बन यौगिकों में कन्वर्ट कर देते हैं। इन सरल पदार्थों को ये अपनी आवश्यकता के लिए अवशोषित कर लेते हैं। इन्हीं के कारण दूध खट्टा हो जाते हैं, फल, तरकारी, मांस, ये जो भी है मछली वगैरह, वो भोज्य पदार्थ सड़ने व गलने लग जाते हैं। सहजीवी जीवाणु, कुछ जीवाणु किसी जंतु अथवा पौधे के साथ रहते हैं। सहजीवी जहां भी ना हमारे, ये चीज ध्यान रखना, नुकसान किसी का नहीं हो रहा, दोनों का भला हो रहा है। सहजीवी में जो दो हैं उन दोनों का प्रॉफिट है। जैसे कि देख लेते हैं, कुछ जीवाणु जो होते हैं वो जंतु अथवा पौधे के साथ रहते हैं और अपने लिए ये जीवाणु उस जीव से भोजन इत्यादि प्राप्त करते हैं। ये जीवाणु जीव को प्राय कुछ न कुछ लाभ प्रदान करते हैं। जैसे कि राइजोबियम की बात करते हैं तो राइजोबियम की जो जातियां होती है वो मटर कुल के पौधों की जड़ों में रहती हैं। ये क्या करती हैं, ये जो है जीवाणु वातावरण की जो स्वतंत्र नाइट्रोजन है उसका यूज ये लोग नहीं कर सकते डायरेक्ट पौधे वगैरह, तो इनके लिए क्या करती हैं ये कि जो नाइट्रोजन है, स्वतंत्र नाइट्रोजन, उसको यौगिकों में कन्वर्ट कर देती है और उन्हीं यौगिकों का, और इन यौगिकों का यूज कौन करता है, पौधे कर लेते हैं, ठीक है। बदले में ये इन जीवाणुओं को पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देते हैं, तो दोनों का भला हो गया ना बाबा। परजीवी जीवाणु, परजीवी जीवाणु में भाई एक का तो नुकसान होगा ही होगा। बचपन में कभी कभी किसी की जू तो पड़ी होगी बालों में, तो वो एक परजीवी की तरह ही तो है, हमारा खून चूसती है। कभी हमारा भला हुआ है क्या उससे? मम्मियाँ बैठ बैठ के बाल खींच खींच के रोज रोज के उनको ही जुओं को ही निकालती रहती है ना, तो नुकसान ही है। इसमें प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं है, तो वो परजीवी तो है, परजीवी जीवाणु। तो जैसे कि ये जीवाणु जीव शरीर के घावों से होकर वायु के द्वारा तथा जंतुओं में विशेषकर भोजन या पानी के साथ पहुंचते हैं और तरह तरह के रोग भी फैला देते हैं। उदाहरण, हेजा, तपेदिक, टिटनेस, डिप्थीरिया आदि इन रोगों के जो जीवाणु होते हैं ना वो परजीवी की कैटेगरी में ही आते हैं। जीवाणुओं में जनन, तो जीवाणुओं में जनन देखा जाए तो कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक पुनर्योजन आदि तरह के देखने को मिलते हैं। तो लैंगिक पुनर्योजन में रूपांतरण हो गया, पारक्रमण हो गया, संयुग्मन हो गया। तो रूपांतरण में क्या होता है, इसमें एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु की कोशिका में प्रवेश करता है। पारक्रमण में क्या हो गया, एक कोशिका का जो डीएनए है वो दूसरी कोशिका में जीवाणु भोजी के द्वारा पहुंचाया जाता है। जबकि संयुग्मन में क्या हो गया, ये लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं तथा एक कोशिका का जो डीएनए है वो दूसरी कोशिका के डीएनए में स्थानांतरित कर देते हैं, ठीक है। इस विशेष प्रकार के पारक्रमण में जीवाणु भोजी का डीएनए जीवाणु कोशिका के डीएनए के साथ जुड़ जाते हैं तथा जीवाणु कोशिका लाइसोजेनिक कहलाती है। जीवाणुओं का आर्थिक महत्व, महत्व तो हर किसी का होता है, आपकी भी बहुत इंपॉर्टेंस होगी, आपके फैमिली में तो होगी। फैमिली में अगर फैमिली में रिश्तेदार कुछ कहें भी तो भी मम्मा पापा के नज़रों में तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, चाहे वो दिखाएं ना, बट बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो जीवाणुओं का भी आर्थिक महत्व है। जो भी जहाँ भी जैसी भी कोई भी चीज़ हो सबका इम्पोर्टेंस होता है। हमारे लिए हमारी बुक्स और नोट्स ही इम्पोर्टेंस रखते हैं, बच्चों के लिए उनके खिलौने। तो जीवाणुओं का आर्थिक महत्व भी जानना जरूरी है ना बच्चों। तो चलो देख लेते हैं जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। खाद्य पदार्थों का नाश, ये लोग क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों को सड़ा देते हैं। क्या मतलब इनका, विनाइट्रीकरण करते हैं। विनाइट्रीकरण के नाम से ही पता चल रहा है कि ये नाइट्रोजन को NH3 में बदल देते हैं, नाइट्रोजन का विनाइट्रीकरण हो जाता है। नाइट्रिकारी जीवाणु NH3 को नाइट्रेट में बदल देते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि नाइट्रिकारी जीवाणु जो होता है वो NH3 को नाइट्रेट में बदलता है क्या?
या ऐसे भी पूछ सकते हैं, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जो होते हैं वो NH3 को काई में बदलते हैं, नाइट्रेट में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, ये नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं। एजिटोबैक्टर वायवीय जीवाणु ये काम करता है। बाकी अपन ने पढ़ा था ना, राइजोबियम जो जड़ों की गांठों में होता है और उसके बाद में वो नाइट्रोजन को लेके यौगिकों में कन्वर्ट कर देता है और उनका यूज पौधे वगैरह कर लेते हैं। सिरका उद्योग में शर्करा घोल पर एसिटोबैक्टर एसिटिक की क्रिया से सिरका प्राप्त करते हैं। शर्करा घोल पर तंबाकू की पत्तियों में, तंबाकू की पत्तियों में सुगंध व स्वाद बढ़ाने हेतु बेसिलस मेगाथीरियम माइकोकोकस से किण्वन करते हैं। चाय की पत्तियों का किण्वन, हाँ चाय का नाम सुन के तो सबको मन कर रहा होगा ना चाय पीने का। अभी जीवाणु पढ़ लो थोड़ी देर और। चाय की पत्तियों का किण्वन पौधों से रेसिप पृथक करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी में उपयोगी। ई कोलाई और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, जिनमें टीआई प्लाज्मिड होता है, ये तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है जैव प्रौद्योगिकी में। जीवाणु तथा दुग्ध उत्पाद, योगर्ट, दही, बटर, पनीर, अन्य, है ना, इनके अंदर कौन कौन से जीवाणु हो सकते हैं उनका वो लिखे गए हैं, आपको पढ़ लेना चाहिए एक बार के लिए, नज़र में रहे तो ठीक है, ना रहे तो और भी बढ़िया बात है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन क्लोस्ट्रीडियम मानवात में ई कोलाई, ठीक, ई कोलाई जीवाणु होता है। और कुछ महत्वपूर्ण वैक्सीन, ये वैक्सीन कोरोना वैक्सीन नहीं है, उससे तो बच गए सब लोग, है ना। अब ये वैक्सीन तो जीवाणु के प्रतिरोध तैयार हेतु किए गए हैं। वे हैं DPT डिप्थीरिया, BCG ट्यूबरकुलोसिस के लिए, DT डिप्थीरिया और टिटनेस के लिए। एल अवस्था भित्ति रहित जीवाणु है जो प्रतिजैविकों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। पेनिसिलिन एक तरह से प्रतिरोधक का काम ही करेंगी ना। अब देखो योजक कड़ियाँ आपसे, ये तो भाई साहब क्या ही बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है जीवाणु व विषाणुओं के बीच की योजक कड़ी कौन सी है, तो रिकेट्सिया। विषाणु व रिकेट्सिया के बीच की योजक कड़ी कौन सी है, क्लेमाइडा। जीवाणु व कवक के बीच की योजक कड़ी कौन सी है, तो एक्टिनोमाइसिस या स्ट्रेप्टोमाइसिस। जीवाणुओं में सबसे अधिक अध्ययन किस जीवाणु में किया गया है, तो भाई साहब ई कोलाई में। और ये योजक कड़ियाँ बहुत इंपॉर्टेंट, योजक कड़ियाँ बनती कैसे, मतलब इनमें सिमिलरिटीज देखने को मिलती है। जैसे जीवाणु और विषाणु की योजक कड़ी रिकेट्सिया, तो रिकेट्सिया में कुछ लक्षण जीवाणु से मैच करेंगे और कुछ विषाणुओं से मैच करेंगे। रिकेट्स की, तो रिकेट्सी को रिकेट्स ने खोजा था। ये ग्राम ऋणात्मक अविकल्पी बहुरूपी होते हैं, जीवाणु और विषाणु के बीच के होते हैं। साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया या जो नील हरित शैवाल है वो ग्राम ऋणात्मक में आते हैं ना। और इनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली रहित क्रोमेटिन पदार्थ पाया जाता है। संचित खाद्य पदार्थ जो होता है वो साइनोफाइसियन होता है। कोशिका के जीव द्रव्य का बाहरी भाग क्रोमोप्लाज्म रंगीन होता है तथा केंद्रीय रंगहीन भाग सेंट्रोप्लाज्म होता है। इसके अंदर जो जीव द्रव्य होता है ना, उसका जो बाहर वाला भाग है वो तो कलरफुल होता है और अंदर वाला पार्ट जो होता है वो रंगहीन होता है। तो बाहर वाले को तो क्रोमोप्लाज्म बोलते हैं जबकि अंदर वाले को सेंट्रोप्लाज्म बोला जाता है। ये एक कोशिकी क्रोकोकस कोलोनिये गिलियोकैप्सा या तंतुमय रूपों में मिलते हैं। इनमें दोलन गति भी पाई जाती है। अब देखो गेडुको प्रभाव क्या होता है ना, क्या होता है कि केंद्र के सेंट्रोप्लाज्म में न्यूक्लिकम डीएनए और आरएनए होता है, परंतु केंद्रक झिल्ली केंद्रक द्रव्य केंद्रिका हिस्टोन प्रोटीन में गुणसूत्र का अभाव होता है। तो आपतित प्रकाश के अनुरूप ये रंग बदलते हैं। आपतित प्रकाश मतलब इंसिडेंट लाइट भी बहुत तरह की होती हैं, बहुत अलग अलग वेव लेंथ की हो सकती हैं, अलग अलग एनर्जी वाली हो सकती हैं। जैसे आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा होगा IR रेंज,
यूवी विजिबल वगैरह वगैरह। तो जैसी इंसिडेंट लाइट होगी उसी के अकॉर्डिंग इनका कलर होगा भाई साहब। ये कलर बदल सकते हैं, ये कलर बदलू होते हैं। तो इन्हीं को गेडू को प्रभाव है ये इनका। गेडू को प्रभाव साइनोबैक्टीरिया में बात कर रहे हैं अभी अपन। कोशिकाओं या श्लेष्म आवरण का अभाव। चलो, साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए बहुत उपयोगी है ना। और ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाने, तालाबों से मच्छरों के उन्मूलन, एनाबीना एलोसिया जातियां यूज में आती है। प्रतिजैविक लिंजीबिया स्पाइरुलिना से प्रोटीन प्रचुर प्राणी भोजन प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। 71% प्रोटीन मिलता है स्पाइरुलिना से। अब प्रोटिस्टा की बात करते हैं। तो प्रोटिस्टा में सामान्यतः एक कोशिकीय जीव आते हैं ना। इनमें लगभग 95% पादप पलवक होते हैं। इनकी उत्पत्ति जो है मोनेरा से हुई है तथा उच्च जीवों कवक प्लांटिया एनिमिलिया की उत्पत्ति इनसे हुई मानते हैं। मतलब ये बीच का हो गया प्रोटिस्टा। इनके अंदर 80S और 70S राइबोसोम देखने को मिलता है। इनमें गति अमीबीय या कसाभी की प्रकार की होती है। यूग्लिना जो होता है वो मिश्र पोषी होता है। प्रोटिस्टा के अंतर्गत सेवाल, स्लाइम, मोल्ड्स व प्रोटोजो आते हैं। डाइनोफ्लेजिलेट्स एक कसाबी की है, सेवाल होते हैं। डाइटम्स ये आप देख लेना, जो जो इम्पोर्टेंट था उसको मैंने अंडरलाइन किया है, तो मैं आपको वही बता रही हूँ। यूग्लिना समान फ्लैजिलेट्स ये एक कोशिकीय होते हैं, स्वतंत्र अलवणीय जलाशयों या नम भूमि में पादप व जंतु दोनों जैसा जीवन यापन करने वाले। ये ना पादप और जंतु दोनों की तरह जीवन यापन करने वाले होते हैं यूग्लिना। दृढ़ कोशिका भित्ति का अभाव होता है। प्रोटीन युक्त लचीला पेलिकल जिससे अपनी आकृति बदलते हैं। अब देखो प्रोटोजोन प्रोटिस्टा। प्रोटोजोन प्रोटिस्टा को 4 समूहों में बांटा गया है ना। मैस्टिगोफोरा फ्लैजिलेटा के अंदर यूग्लिना आता है। राइजोपोडा या सार्कोडिना के अंदर अमीबा एंट अमीबा आता है। आपसे पूछा जा सकता है अमीबा कौन से समूह में आता है, तो राइजोपोडा में, सार्कोडिना। प्लाज्मोडियम जो होता है वो स्पोरोजोआ में आता है, जबकि पैरामीशियम जो होता है सीलियोफोरा में देखने को मिलता है। प्रोटिस्टा द्वारा जनित रोग ट्रिप्नोसोमियासिस। तो ये रोग जो होता है ना भयंकर वाला रोग है, और निद्रा रोग वैसे है। इस रोग की वजह से आदमी की मौत भी हो सकती है। तो अफ्रीका के कटिबंधीय भाग में निद्रा रोग मनुष्य का एक भयंकर रोग है। इस रोग का उत्पादक कारक ट्रिपेनोसोमियासिस गैम्बियंस है। ठीक है, देख लो लिखा हुआ है ना। तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। फेक नहीं रही थी, मैं बता ही रही थी और सच्ची बता रहा हूँ। ये देखो लिस्टमैनियासिस, इसमें फेगोसाइटिक सेल्स पाई जाती है। फेगोसाइटिक सेल क्या होती है, भक्षाणु कोशिकाएं होती है। ये क्या करती है, छोटे मोटे जो कीट वगैरह होते हैं ना उनको खा जाती है। और लिस्मानिया की जातियां एकाएक मनुष्य से दूसरे में पारगमन फ्लेबोटोमस वंश की सैंड मक्खियों के काटने से होता है। ये भी रोग फैलाती है। इससे क्या होता है, फफोले हो जाते हैं। तो ये कैसे, किसकी वजह से फैलती है, सैंड मक्खियों की वजह से। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे पोषण। तो पोषण मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार का परजीवी, मर्दोपजीवी, सहजीवी है ना। तो यही डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले परजीवी। परजीवी में वही बता दिया था आप लोगों को कि जीवित कोशिकाओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। मर्दोपजीवी में तो मृत से प्राप्त करेंगे, और सहजीवी में तो पता ही है दोनों का लाभ होता है। तो देखो अविकल्पी परजीवी, नाम से ही पता चल रहा है कि इनके पास में कोई विकल्प नहीं होगा।
और ये केवल जीवित परपोषी से ही अपना भोजन लेते हैं। विकल्पी परजीवी में ये लेते तो जीवित से ही हैं, बट कभी कभार अगर इनको जीवित ना मिले तो ये मर्तोपजीवी से भी अपना काम चला लेते हैं। ऐसी अविकल्पी मर्तोपजीवी में ये मरे हुए सड़े गले पदार्थों से ही अपना पोषण प्राप्त करेंगे, बट अगर मरे हुए ना मिले तो ये जीवित से भी अपना काम चला लेंगे। अब देखो सहजीवी में बताया दिया था दोनों का प्रॉफिट है, तो इसमें लाइकेन आता है, कवक मूल आता है। लाइकेन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइकेन जो होता है वो शैवाल तथा कवक से मिलकर बने होते हैं। शैवाल प्रकाश संश्लेषण तथा कवक खनिज पदार्थों के अवशोषण का कार्य करता है। लाइकेन के अंदर शैवाल और कवक दोनों मिलकर एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, दूसरे का साथ देते हैं तथा जीवन यापन मजे से करते हैं। लाइकेन को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। अब फंजाई जगत में पहुंच चुके हैं। तो फंगस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मशरूम। ये बहुकोशिकीय अपघटक पर्णहरित रहित रहित का मतलब इसमें पर्णहरित नहीं होता। बीजाणु धारण करने वाले यूकेरियोटिक जीव हैं। ये अंधेरे या कम प्रकाश वाले स्थानों पर मिलते हैं। कोशिका भित्ति कवक सेलुलोज या काइटिन या दोनों की ही बनी होती है। संचित खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में होता है और ये कवक जो होते हैं वो परपोषी होते हैं या परजीवी और मर्तोपजीवी भी होते हैं। कवकों में जो अलैंगिक जनन है वो कोनिडिया या बीजाणुओं के द्वारा होता है। ठीक है, इनको 4 भागों में बांटा गया है कवक को। फाइकोमाइसिटीज ये परजीवी होते हैं और इनमें कसाभिका युक्त चल बीजाणु के द्वारा अलैंगिक जनक होता है। एस्कोमाइसिटीज इनके अंदर जो अलैंगिक, इनमें भी अलैंगिक जनन होता है, वो अचल बीजाणुओं के माध्यम से ही होता है। विखंडन, खंडन व मुकुलन विधियां जो होती है वो अलैंगिक जनन की विधियां होती है, उनका यूज भी यहाँ पे होता है। और इस वर्ग में ईस्ट पेनिसिलियम एस्परजिलस आते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज में लैंगिक जनन देखने को मिलता है। लैंगिक जनन जो होता है वह द्विकेंद्रकीय कोशिका का निर्माण करके होता है। आपसे पूछ ले कोई कि खाने योग्य मशरूम कौन सा है, वैसे तो नहीं पूछा जाएगा ये सवाल, बट फिर भी एगेरिकस कंपेस्ट्रिस वोल्वेरिला वोल्वेसिया लेंटिनस एडोट्स। ना तो ये नाम याद होने ना ये नाम बोले जाने, तो फिर क्या फायदा इनको पढ़ के। टोडस्टूल जो है वो विषाक्त मशरूम होता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज ये एक अपूर्ण कवक होते हैं। ठीक है, इनको अपूर्ण कवक भी बोलते हैं। कवकों का आर्थिक महत्व देख लेते हैं। तो कई सारे कवक ऐसे जिनको भोजन के रूप में यूज में लिया जाता है, और एगेरिकस, मार्केलाइस्ट, ये मानिटा, इनका प्रयोग किया जाता है। और एर्गोट मतलब क्लेविसेप्स परप्यूरिया से अर्गोट प्राप्त होता है। सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी विटामिन बी का, एरिमिमोथीमिए एसबी विटामिन B12 का तथा रोडोटोरुला ग्रेसिलिस विटामिन ए का प्रमुख स्रोत होता है। विटामिन ए का कौन सा स्रोत है, विटामिन बी का कौन सा स्रोत है, ये आपको पता होना चाहिए। एस्परजिलस ओराइजी द्वारा चावल के किण्वन से मदिरा बनाई जाती है। दारू को कौन नहीं जानता, वाइन, तो बस उसको एस्परजिलस ओराइजी के हेल्प से बनाई जाती है। और सेकेरोमाइसिस सेरेवेसिस से बियर तैयार की जाती है। ए फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने पेनिसिलियम नोटेटम से प्रथम प्रतिजैविक तैयार किया था। तो प्रथम प्रतिजैविक किससे तैयार किया था, पेनिसिलियम नोटेटम से। किसने किया था, ए फ्लेमिंग ने। कवक मूल के अंदर सहजीवी संबंध देखने को मिलता है। कवक पौधों की जड़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पादप के लिए जन तथा खनिज तत्वों का अवशोषण करते हैं। लाइकेन
ये सेवाल तथा कवक से मिलकर बने होते हैं, ये आपको पता है। ये सेवाल वाला पार्ट जो होता है वो सेवालांश कहलाता है, जबकि कवक वाला कवकांश कहलाता है। सेवालांश द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और भोजन का निर्माण होता है, और कवकांश जो होता है वो जल का अवशोषण करते हैं। तो काम बांट लिया ना दोनों ने, दोनों का भला हो गया। एक खाना बना रहा है तो दूसरा पानी ला रहा है। इनमें स्त्री जननांग जो होता है उसको कार्पोगोनियम कहा जाता है, जबकि नर जननांग जो होता है वो फ्लास्क की आकृति का होता है और उसको स्पर्मोगोनिया गोनियम होते हैं, स्पर्मोगोनियम कहते हैं। लाइकेन की वृद्धि धीमी लंबी अवधि तक उच्च तापमान व शुष्क परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। इनमें लाइकेन अम्ल पाया जाता है। लाइकेन का उपयोग भोजन में भी किया जाता है, अभिरंजक के रूप में भी किया जाता है, औषधि के रूप में, चारे के रूप में, चर्म शोधन के रूप में आदि। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि इनको लाइकेन को SO2 प्रदूषण के लिए सूचक के रूप में माना जाता है। अगर कहीं पर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 गैस बहुत सारी और बहुत सारा प्रदूषण है तो वहाँ पे लाइकेन आपको देखने को मिलेगा। तो अपन आइडिया लगा सकते हैं यहाँ पे लाइकेन है, इसका मतलब यहाँ पे सल्फर का प्रदूषण है बहुत ज्यादा वाला। माइकोप्लाज्मा, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विषाणु देख लेते हैं। तो विषाणुओं की जो खोज है वो इवानोवस्की ने की थी, 1892 में की थी, ठीक है। इनमें जीव व निर्जीव दोनों के गुण होते हैं। विषाणुओं के अंदर जीवों के और निर्जीवों के दोनों के गुण निहित होते हैं। सर्वप्रथम लैटिन शब्द वायरस जो है उसका यूज हॉलैंड के वैज्ञानिक मार्टिनी बिजेरिंग ने किया था, ठीक है। जबकि अस्तित्व में कौन लाए थे? रूस के वैज्ञानिक इवानोवस्की ने। और काई में खो जाता तो तंबाकू की पत्तियों पर चित्तैरा रोग हो जाता है, एक मोजेक डिजीज होती है, उसमें खो जाता सबसे पहले वायरस को। वेंडेल एम स्टैनले ने तंबाकू मोजेक वायरस को क्रिस्टैलिन रूप में प्राप्त किया था। क्रिस्टल्स आपने कभी केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल किए होंगे। केमिस्ट्री में हम लोग मतलब कुछ भी कंपाउंड होता है, कंपाउंड को क्रिस्टल के रूप में बनाते हैं लिव के अंदर। जैसे प्रूशियन ब्लू होगा, वो ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है। आपने अगर किया भी नहीं होगा तो भी केमिस्ट्री में पढ़े हुए देखे तो होंगे ना, क्रिस्टल जैसे बहुत सारे कलरफुल मतलब कंपाउंड्स पड़े होते हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। विषाणु का सारा रासायनिक संगठन, तो सबसे छोटा जो विषाणु होता है वो पशुओं के खुरपका मुखपका रोग का होता है, और सबसे बड़ा विषाणु काई में होता है? चेचक में, चेचक रोग का विषाणु। आलू के अंदर एक्स विषाणु देखने को मिलता है, लंबी छड़ के आकार का होता है। विषाणु का स्वतंत्र कण विरियन कहलाता है, ये चीज याद रखनी है। विषाणु के स्वतंत्र कण को क्या बोलते हैं? विरियन बोलते हैं। और विरियन में क्या होता है? 94% प्रोटीन होता है, 6% न्यूक्लिक अम्ल होता है। न्यूक्लिक अम्ल मीन्स DNA और RNA। जीवाणु भोजी, ये जीवाणुओं पर परजीवी विषाणु होते हैं। जीवाणु भोजी में क्या होता है? जीवाणु होते हैं, जीवाणुओं के ऊपर विषाणु रहते हैं परपोषी के रूप में। है टेडपोल के आकार का होता है। अब देख लो, इन वायरस की ही स्ट्रक्चर है ये। वायरोइड्स क्या होता है ना, तो टीओ डाइनर ने आलू के एक रोग में इसका पता लगाया था। उन्होंने बताया कि वायरस से भी छोटे कण होते हैं ना, और जो स्वयं कंद की कोशिकाओं में ही होते हैं। उन्होंने पता लगाया था कि इन कणों में RNA स्वतंत्र रूप से एक सूत्री होते हैं और RNA पाया जाता है। बाकी अब याद करने वाली चीज ये है कि एक पौधे से दूसरे पौधे में स्पर्श द्वारा तथा युग्मक कोशिकाओं द्वारा फैलते हैं। युग्मक कोशिकाओं को गैमेट्स बोला जाता है।
प्रियॉन्स, ये प्रोटीन, प्रियॉन्स नाम से ही याद रख लो कि प्रोटीन अणु होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। आई थिंक ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो आपको आई होप ये सब क्लियर दिखा हो, आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगा हो, जो भी कुछ समझ में आया हो, अपने कॉपी में नोट करना। ऐसे सुनने से, ऐसे देखने से याद नहीं होता है बच्चों, मेहनत करनी पड़ती है, लिखना पड़ता है, 2-4 बार रिवीजन करना पड़ता है, तब जाके दिमाग में कुछ घुसता है। बाकी ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी, क्योंकि अभी थोड़ा आवाज़ से पता चल रहा होगा तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। बाकी थैंक यू।